कैसे हो आप सब? ठीक ठाक। अच्छा, चैप्टर नंबर 20 हमने शुरू किया है। इस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में हमने एक सिस्टम शुरू किया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें हमने शुरू किया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या चीज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको डिस्कस किया था कि इसमें पहले नंबर पर टेस्टिस डिटेल में डिस्कस किया था, फिर वेजा इफ्रेंशिया, तो वेजा इफ्रेंशिया के बाद हमने डिस्कस किया था एपिडिडाइमस, उसके बाद वास डिफरेंस, एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड से जो डक निकलते हैं वास डिफरेंस के साथ मिलकर इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद मैंने डिस्कस किया था यूरिथ्रा, एसेसरी ग्लैंड की सिक्रीशन को और सीमन, मतलब एसेसरी ग्लैंड की सिक्रीशन को और पोस्ट एसेसरी ग्लैंड की सिक्रीशन को और स्पर्म को कंबाइनली हमने सीमन का नाम दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और फिर हार्मोनल सिस्टम। और फिर हार्मोनल सिस्टम। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अपनी आज का जो लेक्चर है वो डिस्कस करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या चीज है, जरा इसको डिस्कस करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस की डिफिनेशन डिस्कस करते हैं। The formation of sperms, spermatids from primary spermatocyte is called formation of spermatid. From primary spermatocyte इसका स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है
इसकी डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं। डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन करते हैं इसकी। तो डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि ये हमारे पास सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये क्या चीज है? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल की बिल्कुल इसके बेसल लेमिना में स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होते हैं। अब लेट सपोज ये स्पर्मेटोजेनिक सेल है, स्पर्मेटोजेनिक सेल। अब ये स्पर्मेटोजेनिक सेल ये डिवाइड होता है बाय माइटोसिस, तो दो सेल बनाते हैं। इसमें माइटोसिस होता है, माइटोसिस। तो ये दो सेल बनाते हैं। एक को टाइप ए सेल कहते हैं और दूसरे को टाइप बी सेल कहते हैं। इसको टाइप ए सेल कहते हैं और इसको टाइप बी सेल कहते हैं। इस टाइप ए सेल में नो न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस अगर इसमें नहीं है तो इसमें नो डिवीजन एबिलिटी। नो इसमें डिवीजन एबिलिटी। इसमें डिवीजन की एबिलिटी नहीं होगा। तो जब डिवीजन की एबिलिटी नहीं है तो इट रिमेन्स इन बेसल लेमिना, रिमेन्स इन बेसल लेमिना। ये बेसल लेमिना में रहता है और इसमें हेफ न्यूक्लियोलस, इसमें न्यूक्लियोलस है। जब न्यूक्लियोलस है इसमें तो इसमें हैव एबिलिटी ऑफ डिवीजन। हैव एबिलिटी ऑफ डिवीजन, इसमें डिवीजन की एबिलिटीज है। जब डिवीजन की एबिलिटीज है तो ये हमारे पास इट इज सेंट या पुश्ड टू लूमेन। लूमेन मैंने बताया था स्टार्टिंग पॉइंट को कहते हैं अब सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमेनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल्स, इसके लूमेन में ये आता है, लूमेन में। अच्छा, ये क्या कहां पर आता है? उसकी लूमेन में आता है, लूमेन में। अब टाइप ए सेल गेट्स टाइप ए सेल
in the lumen of seminiferous tubules. गिट्स, अब मैंने बताया था डिस्मिन हार्मोन, डिस्मिन ये हार्मोन है, फ्रॉम सर्टुलाई सेल, ये सर्टुलाई सेल से ये हार्मोन लेता है, therefore it enlarges ये बड़ा होता है, therefore it enlarges ये बड़ा होता है, फॉर्मिंग ये टाइप ए सेल से बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। डायग्रामेटिकली ये है कि ये हमारे पास टाइप ए सेल है, और जब ये डिस्मिन का आता है, डिस्मिन, इसको जब डिस्मिन मिलता है फ्रॉम सर्टुलाई सेल, तो इसका साइज बिल्कुल बढ़ जाता है इतना। अब ये टाइप ए सेल है, और ये क्या है, प्राइमरी। स्पर्मेटोसाइट, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, बड़ा हो गया है। अब इसमें इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियासिस 1 होता है, यहां पर मियोसिस 1 होता है। तो मियासिस 1 के जरिए 2 सेल्स बनते हैं, इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, इसको भी हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब मियासिस 1 हुआ है तो डेफिनेटली मियासिस 2 भी होगा, तो यहां पर मियासिस 2 भी होता है, दोनों कंडीशन में मियासिस 2 भी होगा। तो इससे और इससे स्पर्मेटिड बनते हैं। ये स्पर्मेटिड है, 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। ये भी स्पर्मेटिड है। अब अगर स्पर्मेटिड बन रहे हैं और ये दोनों भी क्या चीज है, स्पर्मेटिड से, अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बन रहे हैं, दिस इज नाउन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब अगर ये हमारे पास स्पर्मेटिड है,
ये हमारे पास क्या चीज है? स्पर्मेटेड है। अगर स्पर्मेटेड कन्वर्ट हो रहा है मोटाइल स्पर्म में इस तरह, ये क्या चीज है? स्पर्म। तो इसको स्पर्म्यूजेनेसिस कहते हैं। स्पर्म्यूजेनेसिस में स्पर्मेटेड कन्वर्ट होगा इनटू मोटाइल स्पर्म। ये क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्म्यूजेनेसिस को हम कहते हैं। स्पर्म के स्ट्रक्चर में ये हेड है, हेड में न्यूक्लियस होता है, और ये स्पर्म का माउथ है, माउथ। और ये माउथ गोल्जी बॉडी से बना है, और इसको एक्रोसोम कहते हैं। माउथ ऑफ द स्पर्म इज कॉल्ड एक्रोसोम। और इसमें एंजाइम है hyaluronidases enzyme contain hyaluronidases enzyme। और ये एंजाइम फर्टिलाइजेबिलिटी में मदद देता है। और ये स्पर्म का निक है, निक में सेंट्रियोल होता है, नेक में सेंट्रियोल होता है। और ये बॉडी है, बॉडी। और ये टेल है, टेल ऑफ द स्पर्म इज कॉल्ड फ्लैजिला। अब रिमेंबर, स्पर्म के नेक को और स्पर्म के बॉडी को कंबाइनली, इन दोनों को हम मिडल पीस कहते हैं। मिड पीस या मिडल पीस। तो ये हमारे पास क्या चीज है? ये हमारे पास स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस है। इसके बाद डिस्कस करते हैं हार्मोनल कंट्रोल है। तो हार्मोनल कंट्रोल किस तरह है? इन spermatogenesis followed by spermiogenesis। तो ये किस तरह है? हाइपोथैलेमस ये रिलीज करता है। मैंने बताया था हाइपोथैलेमस में हार्मोन प्रोडक्शन होती है। तो इसमें एक हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीविंग हार्मोन, और ये हार्मोन आता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ये गोनेडोट्रोप्स पर अमल करता है। मैंने बताया था गोनेडोट्रोप्स, तो ये उधर गोनेडोट्रोप्स पर अमल करता है। और गोनेडोट्रोप्स पर जब ये अमल करता है तो उधर दो चीजें पैदा होती है, दो किस्म के हार्मोन्स।
एक है इफ इस इच, वहां से रिलीज होता है अब ये गोनेडोट्रोप्स है। तो गोनेडोट्रोप से रिलीज होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच, ये रिलीज होता है। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये अमल करता है सर्टुलाई सेल पर। पहले मैं इसको, पहली एक्टिविटी इसकी होती है, ये जो एलएच है ना, एलएच ये लाइडन सेल को स्टिमुलेट करता है। और लाइडन सेल्स, ये फर्स्ट एक्टिविटी है। फर्स्ट एक्टिविटी इस तरह होता है। और लाइडन सेल्स या लाइडिक सेल्स ये टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, मैंने आपको बताया था। और ये टेस्टोस्टेरोन ये माइटोसिस इन स्पर्मेटोजेनिक सेल, वो जो अभी मैंने बताया स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, वो जिससे टाइप ए और टाइप बी सेल पर बनते हैं, मतलब अभी अभी मैंने डिस्कस किया। ये माइटोसिस किसका काम है? ये एलएच का काम है, क्योंकि एलएच ने टेस्टोस्टेरोन को और सेकंड फेज एक्टिविटी एफएसएच का है। तो एफएसएच सर्टुलाई सेल्स पर और सर्टुलाई सेल से ये हार्मोन रिलीज करता है, और ये हार्मोन्स ये मतलब हार्मोन रिलीज करता है एक्टिवेंस, और ये फिर स्पर्मेटेड को कन्वर्ट करता है स्पर्म में, मतलब स्पर्म्यूजेनेसिस इसका काम है। ये एफएसएच इनिशिएट्स, ये क्या है? इनिशिएट्स स्पर्म्यूजेनेसिस। और ये जो एलएच है, एलएच इनिशिएट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये आई थिंक क्लियर होगा, ये आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगा। अब शुरू करते हैं
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले नंबर पर मतलब ये चैप्टर 20 में दूसरा टॉपिक है और उसमें पहला सब टॉपिक है ओवरीज। तो ओवरीज इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद इसकी हम शेप को डिस्कस करेंगे। फिर इसकी हम लेंथ को डिस्कस करेंगे। फिर इसकी हम विड्थ को डिस्कस करेंगे। और ये सब चीजें जब हम डिस्कस करेंगे तो फिर इसकी मैं लोकेशन को डिस्कस करूंगा। और लोकेशन के बाद मैं इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करूंगा। ये हमारे पास फीमेल गोनेड्स होते हैं। फीमेल गोनेड्स जो फीमेल को सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स और फीमेल की हार्मोनल सिक्रीशन वगैरह का कंट्रोलर हो। इसका जो शेप होता है वो फ्लैट एलमंड शेप होता है। फ्लैट चौड़े एलमंड बादाम का शक्ल होता है। इसकी जो लेंथ है वो 3 to 5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है और 2 to 3 सेंटीमीटर ये क्या है, वाइड है। इसकी लोकेशन डिस्कस करते हैं। लोकेशन, इसका लोकेशन क्या है। लोकेशन तो ये हिप बोन है। हिप बोन है। कॉक्सल बोन इसको हम कहते हैं। और मैंने बताया है ये पेल्विस है, पेल्विस रीजन है। और ये भी इस तरह एक दूसरा हिप बोन है। इसको हम कॉक्सल बोन कहते हैं और ये असल में पेल्विस रीजन है। अब दो बोन्स के दरमियान लिगामेंट्स है। लिगामेंट्स, इस बोन के दरमियान क्या है, लिगामेंट्स है। और इस लिगामेंट्स को मीजोवेरियम कहते हैं। ये असल में क्या चीज है, ये असल में लिगामेंट्स है। द लिगामेंट्स प्रेजेंट बिटवीन हिप बोन्स इन पेल्विस इज नोन एज मीजोवेरियम। तो ये हमारे पास क्या चीज है, ये
each ovary ها لا لي زال ماشي ورشة لك क्लास था। तो ये हमारे पास इस तरह ये एक है ओवरी और ये दूसरी ओवरी है। सो दो ओवरीज हैं और ये दोनों ओवरीज ये attached to mesovarium in pelvis region। in pelvis region। अब इसकी स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। फ्लैट एलमंड शेप स्ट्रक्चर है। इसका जो मेम्ब्रेन है इसके मेम्ब्रेन को भी ट्यूनिका अल्बुजिना के। तो इसके मेम्ब्रेन को भी हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिना। क्या चीज? ट्यूनिका एल्बुजिना कहते हैं। इसकी नीचे कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स। इसकी नीचे क्या चीज है? कॉर्टेक्स है। और इस कॉर्टेक्स में छोटे छोटे सेक हैं। ओवरी के कॉर्टेक्स में छोटे छोटे सेक्स है। इन छोटे छोटे सेक्स को हम ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? ओवेरियन फॉलिकल्स जिसको हम कहते हैं। तो कॉर्टेक्स में हमारे पास क्या चीज है? कंटेन ओवेरियन फॉलिकल्स। अब ओवेरियन फॉलिकल से ओवम का निकलना, ओवेरियन फॉलिकल से अगर ओवम रिलीज हो जाए तो इस अमल को ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन। Empty contracted ovarian follicle is called corpus luteum। The empty, अब ओवेरियन फॉलिकल से ओवम निकल गया है तो empty ओवेरियन फॉलिकल जब कंस्ट्रिक्ट होता है, जब वो कंस्ट्रिक्ट होता है तो उसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और ये तो आपको पता है कि ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ये रिलीज करते हैं। और बिल्कुल इसके दरमियान में जो पार्ट है, ओवरी के बिल्कुल दरमियान में जो पार्ट है
उसको मेड्यूला कहते हैं। और इस मेड्यूला में ओवरी के जो ब्लड वेसल्स वगैरह है, मेड्यूला ऑफ द ओवरी कंटेन न्यूरॉन, ब्लड वेसल्स एटसेट्रा, लाइम वेसल्स वगैरह वगैरह। consists of blood vessels, neurons, etc. तो ये चीजें होती हैं। तो आई थिंक, आई होप कि ये क्लियर होगा। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 20 में, टॉपिक नंबर 2 में, सब टॉपिक नंबर 2, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब्स, ये ट्यूब्स होते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स। इन ह्यूमन इसको हम यूटिराइनल ट्यूब्स कहते हैं। और इन एनिमल्स इसको हम ओविडक्ट कहते हैं। अब ये हमारे पास एक ओवरी है और ये दूसरी ओवरी है। अब ओवरी से एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब अराइज होता है, जो कि यूटेरस में ओपन होता है। अब ये यूटेरस है। फैलोपियन ट्यूब्स हमारे पास 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब which starts from ovary and opens in uterus. ये फैलोपियन ट्यूब है। इसके 4 पार्ट्स है, 4। ये वाला पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है और ये वाला चौथा पार्ट है। इसके 1, 2, 3 और ये वाला चौथा। Each fallopian tube, I mean to say uterine tube, each uterine tube has 4 parts. Each uterine tube has how many parts? 4 parts. 1, 2, 3 और 4। पहले पार्ट को हम कहते हैं इनफंडिबुलम। दूसरा पार्ट है एम्पुला। उधर डायग्राम से ये इनफंडिबुलम है, ये एम्पुला है, ये एस्टमस है।
और ये है इंट्रा, जो यूटेरस के साथ नजदीक है, तो इंट्रा म्यूरल पार्ट। इनफंडिबुलम ये 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इंट्राम्यूरल पार्ट भी 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एम्पुला 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और इस्थमस ये 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है। सबसे जो बड़ा पार्ट है तो ये हमारे पास है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स की ये लॉन्गेस्ट पोर्शन है और यहां पर हमारे पास फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब ओवम यहां पर मौजूद होता है। ओवम एम्पुला में आता है, विजाइना से स्पर्म 30 मिनट्स में एम्पुला तक पहुंचेंगे, तो यहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन। अब इसकी कंपोजिशन करते हैं फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब्स में 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक है स्मूथ मसल्स और दूसरे नंबर पर एपिथेलियल सेल्स होते हैं। दूसरे नंबर पर एपिथेलियल सेल्स होते हैं। बाज ऐसे एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिसमें सीलिया मौजूद होता है और बाज में सीलिया मौजूद नहीं होता, तो मतलब बाज नॉन सीलिएटेड होते हैं, और बाज सीलिएटेड होते हैं। ये जो सीलिएटेड सेल्स है ये मूवमेंट ऑफ एम्ब्रियो टुवर्ड्स यूटेरस, और जो नॉन सीलिएटेड होते ये न्यूट्रिटिव है, न्यूट्रिशन टू जाइगोट, न्यूट्रिशन टू ओवम या न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो ये प्रोवाइड करता है। आई होप कि सिंपल होगा ये भी। इसके बाद डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 20 में दूसरा टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, थर्ड, और जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हमारे पास यूटेरस। अब यूटेरस इसकी हम डिस्कशन करते हैं, मतलब इसका मैं पहले लोकेशन डिस्कस करूंगा। इसकी शेप को डिस्कस करूंगा। इसकी पोजीशन को डिस्कस करूंगा। पोजीशन के बाद इसकी मैं लेंथ को डिस्कस करूंगा। फिर मैं विड्थ को डिस्कस करूंगा। विड्थ के बाद मैं थिकनेस को डिस्कस करूंगा। फिर मैं इसकी
पार्ट्स को डिस्कस करूंगा और फिर मैं इसके लेयर्स को डिस्कस करूंगा। सीक्वेंस इस तरह। अच्छा, इसकी लोकेशन, तो ये लोकेटेड इन पेल्विस। इसका शेप ये इन्वर्टेड शेप्ड है। इन्वर्टेड, उल्टी जो नाशपाती है, इन्वर्टेड पेयर, नाशपाती की तरह इसका शक्ल है। ये रिक्टम के बिल्कुल सामने है, इंटीरियर है, और यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल पीछे है, पोस्टीरियर। तो ये है इंटीरियर टू रेक्टम, our posterior to bladder, urinary bladder. इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के लिए। इसका लेंथ 7.5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है। फाइव सेंटीमीटर ये वाइड है। सेवन 7.5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है, 5 सेंटीमीटर ये वाइड है। और 2.5 सेंटीमीटर ये थिक है, थिक। अब इसका ये स्ट्रक्चर है इस तरह। इन्वर्टेड पेयर शेप स्ट्रक्चर है इस तरह। इसका ये इस तरह स्ट्रक्चर है। So this part is known as the fundus. This part is known as the body. And this part is known as the cervix. ये क्या चीज है? ये है यूटेरस। तो यूटेरस की 3 पार्ट्स। Dome shaped structure is called fundus. The middle long portion is called the body and the lower portion is called the cervix. अब ये जो cervix है इसमें गॉबलेट सेल्स है और गॉबलेट सेल्स म्यूकस पैदा, समझ लगा? सुहेब, इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर। जुहेबा डिस्टर्बेंस रहा वाले यार। जी जुहेबा, फॉर्मेशन ऑफ ओवम इन फीमेल्स, इस अमल को इस कॉल्ड oogenesis। oogenesis की ऑनसेट कब शुरू होता है? oogenesis
स्टार्ट होता है। फीटस मतलब एक फीमेल प्रेग्नेंट है और उसकी पेट में फीमेल बच्ची है, तो उस फीमेल बच्ची में oogenesis शुरू होता है। तो स्टार्ट एट सेकंड मंथ ऑफ embryonic लाइफ। embryonic लाइफ इन फीमेल्स, हर एक फीमेल वो जब माँ के पेट के अंदर होती है और अभी उसका डेवलपिंग प्रोसेस शुरू होता है, दूसरा महीना शुरू है, दूसरा महीना सिर्फ एक माँ की बच्ची है माँ के पेट के अंदर, तो जब उसका दूसरा महीना एम्ब्रियो का दूसरा महीना शुरू हो जाता है, तो फिर उस बच्ची में, उस फीमेल एम्ब्रियो में, वो जो एम्ब्रियो फीमेल बनाएगी उसमें oogenesis शुरू होगा। 5th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब ये इस तरह होता है। मतलब फीमेल फीटस है, एक बच्ची है, ऑफ एज, सिर्फ उसकी एज 5 वीक्स है। फीमेल बच्ची है और उसकी एज क्या है? 5 वीक्स है। उसके वजूद में स्टेम सेल्स फॉर्म्स इन हर बॉडी। उसके बॉडी में स्टेम सेल्स बनते हैं और ये स्टेम सेल्स ये oogonia कहलाते हैं। इट मैच्योर्स फॉर्मिंग oogonia। एक को oogoonium और सबको oogonia कहते हैं। क्या चीज? शाबाश, oogonia। अब फिर इस oogonia में मतलब माइटोसिस शुरू हो जाता है। ये जो oogoonium है, इस oogoonium में माइटोसिस शुरू हो, जो मतलब प्रोसेस बढ़ता है। अब ये oogoonium है, एक oogoonium है। अब इस एक oogoonium में माइटोसिस शुरू हो जाता है। एंड रिमेंबर, दिस इज 5th प्लस 6th वीक ऑफ embryonic डेवलपमेंट, उसका मैं जिक्र कर रहा हूं। इसमें माइटोसिस होता है और माइटोसिस के जरिए मतलब बहुत सारे oogonia बनते हैं, बहुत ज्यादा मेनी oogonia बनते हैं। मैं लिख सकता हूं
मेनी उगुनिया फॉर्म्स, बहुत सारी उगुनिया बनते हैं बाय माइटोसिस। अनटिल कब तक? 12th week of embryonic development. Twelfth week of embryonic development, I mean to say, ये क्या चीज है? ये 3 weeks completion of 3 months completion of first trimester. 3 weeks I mean to say, 12 weeks I mean to say 3 months है। तो बहुत सारे उगुनिया बनते हैं। फिर स्लोली एंड स्लोली ये एक एक उगुनिया ये बड़ा हो जाता है और ये प्राइमरी oocyte कहलाता है। ये जो हमारे पास ओगुनिया है, तो ये टेक्स न्यूट्रिशन, हर एक सेल में टेक्स न्यूट्रिशन। So it enlarges, तो ये बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद प्राइमरी oocyte बनाता है। अब प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 शुरू हो जाता है। अब मियोसिस 1 में 4 स्टेप्स है। एक है प्रोपेज 1, दूसरा है मेटाफेज 1, तीसरा है एनाफेज 1 और लास्ट वन है टेलोफेज 1। तो जब इस प्राइमरी oocyte में जब प्रोपेज 1 शुरू हो जाता है और ये जब 60% कंप्लीट होता है तो फिर ये स्टॉप हो जाता है। तो जब प्रोपेज 1 स्टॉप है तो मेटापेज 1 भी स्टॉप होगा, एनापेज 1 भी स्टॉप होगा और टेलोपेज 1 भी स्टॉप होगा। On 13th week of embryonic development, meiosis 1 starts in primary oocyte. But it soon stops in प्रोपेज 1। क्यों स्टॉप होता है? प्रोपेज 1 को कंप्लीट करने के लिए, प्राइमरी oocyte में प्रोपेज 1 को कंप्लीट करने के लिए नीड हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होने चाहिए, जो कि यहां पर कम है। ये तो अभी बच्ची है, अभी पैदा भी नहीं हुई है, डेवलपमेंट स्टेज में है, बट इट स्टॉप्स
फोर ये स्टॉप होता है इन प्रोपेज 1 फॉर रेस्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक लाइफ, फॉरेस्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक लाइफ। फिर बर्थिंग होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ, मतलब तीसरा महीना तो चौथा महीना मियासिस 1 प्रोपेज 1 में स्टॉप है, पांचवा महीना स्टॉप है, छठा महीना स्टॉप है, सातवां महीना स्टॉप है, आठवां महीना स्टॉप है, नौवां महीना स्टॉप है। बच्ची पैदा होती है बढ़ती है एंड अनटिल प्यूबरिटी, बलूगत तक 12 साल तक, तकरीबन 12.5 साल ये स्टॉप होता है। जब प्यूबरिटी आती है तो फीमेल में हार्मोन ज्यादा होता है। अब जब ऑनसेट आती है प्यूबरिटी, फीमेल में बलूगत आती है तो मोर हार्मोन लेवल होता है। हार्मोन लेवल जब ज्यादा होता है तो मियासिस 1 इन प्राइमरी oocyte, मियासिस 1 रीस्टार्ट्स, तो ये दोबारा स्टार्ट होता है। तो ये हमारे पास वही प्राइमरी oocyte था जिसमें जो मियासिस 1 स्टॉप हुआ था प्रोपेज 1 में, मेटाफेज 1 में, एनाफेज 1 में, एंड टेलोफेज 1 में। तो ये भी कंप्लीट होता है, ये भी कंप्लीट होता है। On the onset of puberty in females, ये जो मियासिस 1 रीस्टार्ट्स एंड कंप्लीट्स, दोबारा स्टार्ट होता है। And completes, forming two unequal cells. Two different cells. क्योंकि यार ये मियासिस 1 तकरीबन 12.5 साल रुका है, इंस्टेंट नहीं हुआ है। एक हमारे पास छोटा सेल है और एक बड़ा सेल है। इस बड़े सेल को हम सेकेंडरी oocyte कहते हैं। और ये जो छोटा सेल है इसको हम पोलर बॉडी कहते हैं। फिर यहां मियासिस 2 शुरू होगा। मियासिस 2 में प्रोपेज 2 कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो मेटाफेज 2 है ये जब 60% कंप्लीट होता है
तो फिर ये स्टॉप होगा। एनापेस 2 भी इस तरह नहीं होता, मेटापेस कंप्लीट होगा मेटापेस 2, तब एनापेस 2 होगा, और जब एनापेस होगा तब टेलोपेस होगा। तो ये हमारे पास क्या चीज है, ये सेकेंडरी oocyte फिर से स्टॉप होता है। और इस जो सेकेंडरी oocyte है, इसको हम सो कॉल्ड ओवम कहते हैं। अब सेकेंडरी oocyte में मियासिस 2 कब कंप्लीट होगा, जब स्पर्म पेनिट्रेशन होगा। कंप्लीट्स व्हेन स्पर्म पेनिट्रेशन अकर। और स्पर्म पेनिट्रेशन के लिए मतलब ये फीमेल शादी करेगी, पेनिट्रेशन अकर्स। तो इसका मतलब ये है कि हम जो फीमेल में ओवम ओवम का जिक्र करते हैं, तो ये एक्चुअली सेकेंडरी सो कॉल्ड ओवम है। सो कॉल्ड ओवम वो सेकेंडरी oocyte है जो मियासिस 2 के मेटापेस 2 में स्टॉप है। अब जब इस में स्पर्म पेनिट्रेशन होगा, स्पर्म पेनिट्रेशन, तो फिर ये हमारे पास इस तरह ये ओवम बनाएगा, और ये इस तरह पोलर बॉडी बनाएगा, क्योंकि ये भी एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो यही ओवम, फिर यही ओवम जो है ना, यही ओवम, ये क्या चीज है, ये फर्टिलाइज्ड एग कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या चीज था, oogenesis था। गर्मी में यार, अच्छा बिजली निश्तदल था। अच्छा, इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें साइक्लिक चेंजेस आती है यूटेरस के इन विच साइक्लिक changes occurs in the uterus endometrium। अब एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस में सेल्स होते हैं फंक्शनली बेसेली। अगर फंक्शनली खत्म हो जाते हैं फिर बनते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं फिर बनते हैं। तो और रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ह्यूमन इन विच को मैंने स्किप किया है यहाँ, इन विच cyclic changes occurs in the endometrium of uterus। ये cyclic changes due to the
due to the waxing and waning of ovarian hormone. Waxing and waning of ovarian hormones. वैक्सिंग ज्यादती, हार्मोन की ज्यादती, वेनिंग हार्मोन की कमी, तो इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिस्क्रिप्शन, मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथली साइकिल है। It starts at puberty. Menstrual cycle starts at puberty. Menstrual cycle starts at puberty. Puberty बलूगत में शुरू in the first menstrual cycle, and the first menstrual cycle is called in females is called menarche. और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये खत्म होता है एट द एज ऑफ 50 और उसको मेनोपॉज कहते हैं। Menstrual cycle stops near the age of 50. And this is known as menopause. Our stages of menstrual cycle, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 स्टेजेस है। असल में ये 4 स्टेजेस है। फेज phases of menstrual cycle. Are given below. Phases of menstrual cycle are given below. इसमें पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। अब जब हार्मोनल लेवल हार्मोनल लेवल
0 होता है। तो एंडोमेट्रियम ऑफ देन एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस में मायोमेट्रियम से ब्लड वेसल्स आ चुके हैं। ऑफ यूटेरस फॉल्स शेड्स, जिसकी वजह से bleeding on vagina for about 1 to 5 days, which is called the menstrual period, and the blood is called the menses blood, dementia वगैरह वगैरह। अब इसको इस तरह ड्रा करते हैं। अब यहां पर ये फंक्शनली है, और ये वो बेसेली है, ये बेसेली है। जो ग्रीन पे मैंने लिखे हैं वो ये वो बेसिकली है, और ये ब्लू पे फंक्शनली। तो फंक्शनली के अंदर मायोमेट्रियम की ब्लड वेसल से क्या आता है? ब्लड आता है। इस तरह। तो जब ओवरियन हार्मोन ये जब मेंस्ट्रुअल पीरियड या फेज 1 to 5 डेज, कम से कम 1 या 3 दिन क्या होगा? ब्लीडिंग ऑन वेजाइना होगा। तो मेंस्ट्रुअल पीरियड में जब हार्मोन्स 0 होते, खत्म हो जाते हैं, तो एंडोमेट्रियम की जो फंक्शनली है, फंक्शनली गिर जाते हैं, फॉल्स। और फिर तीसरा पॉइंट होता है ब्लीडिंग ऑन वेजाइना। अब इस 3 स्टेटमेंट को पहला फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल। अब ये लेट सपोज वेजाइना है, ये लेट सपोज क्या चीज है? तो ये गिर जाते हैं इस तरह जब हार्मोनल लेवल, तो ये इस तरह खराब हो जाते हैं, ये इस तरह खराब हो जाते हैं इस तरह। तो यहां से ये जो ब्लड है, ये इस तरह यहां से ये जब खराब हो जाते हैं, तो इस तरह ब्लीडिंग होता है। तो ब्लीडिंग ऑन वेजाइना इस तरह होता है, एंड दिस इज नाउन एज मेंस्ट्रुअल पीरियड। ये क्या चीज है? ये है ब्लीडिंग, और ये वेजाइना है, तो ब्लीडिंग ऑन वेजाइना। तो ये डायग्रामेटिकल व्यू है। इसके बाद दूसरा पेज है ओव्यूलेटरी फेज, जिसका टाइम 6 से 14 दिन होते हैं।
5 डेज तो ब्लीडिंग होती है। इसके बाद क्या चीज होता है? प्री ओव्यूलेटरी स्टेज होता है। अब जब ब्लीडिंग स्टॉप होता है, अब जब when bleeding stops, 5वें दिन स्टॉप होता है, तो this change is detected by a hypothalamus. Change is detected by hypothalamus. हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज करता है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में चला जाता है, वहां से FSH रिलीज होता है। FSH ये 2 काम करता है। FSH directs basally to form ओवेरियन फॉलिकल है, मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल कहलाता है। अब इससे ये ओवम रिलीज हुआ है। अब ये क्या चीज है? एम्प्टी ओवेरियन फॉलिकल है। अच्छा, मैंने LH यहाँ नहीं लिखा है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से LH रिलीज हुआ है। क्या चीज रिलीज हुआ है? LH। LH का एक काम तो ओव्यूलेशन है, और LH का दूसरा काम क्या है? एम्प्टी ओवेरियन फॉलिकल से कार्पस ल्यूटियम बनाना। शागिर्दान उम्मीद दरम पोएगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फेज है, थर्ड फेज, वो है सिक्रीटरी फेज या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। अब इसका जो डेट है ये 15 to 28 डेज है। अब डे नंबर 15 टू डे नंबर 26 क्या होता है? ये जो कार्पस ल्यूटियम है, इससे इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन आते हैं, और ये इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन ये मायोमेट्रियम को कहता है, डायरेक्ट्स मायोमेट्रियम। ये मायोमेट्रियम को कहता है कि कैपिलरीज को डायरेक्ट करो, अंदर करो, किसकी? फंक्शनली। तो अगेन फंक्शनली में ब्लड जमा होगा।
अगेन फंक्शनली में क्या होगा, ब्लड जमा होगा, फंक्शनली इनलार्ज हो जाएंगे. सो फंक्शनली इनलार्जेस. इनलार्जेस. और चूंकि इसमें ब्लड होता है तो ये सीक्रेट करेगा ग्लाइकोजन. क्या चीज सीक्रेट करेगा? ग्लाइकोजन सीक्रेट करेगा. कार्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है. कार्पस ल्यूटियम degenerates on day 25 ये खत्म हो जाता है. तो on day 27 and day 28 hormonal level becomes very much less. Hormonal level falls. तो ये इंडिकेट करता है प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड. और डे 28 पे तो हार्मोन का लेवल इतना कम होता है कि फीमेल को एब्डोमिनल पेन आता है. अब हार्मोनल लेवल कम है तो डेफिनेटली अगले ही दिन फिर से मेंसेस शुरू होगा, वगैरह वगैरह वगैरह. अगर دي sexual transmitted disease دي نو بي غداروخا ديرزيات ستري مريزيات كلاسز نو واغشتلن نو او تايم ختم دي. بس ان شاء الله بیا وګ سبا بل چپټر شروع کوو.